Hello everyone, I am Prem Kaur Patle. Dear students, I am here along with the seventh part of the Empire Across Three Continents. And in this session, we will see the late antiquity of Roman Empire. बच्चों, आज हम परवर्ती पुराकाल रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. And we shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world and its फाइनल सेंचुरीज. बच्चों, इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य के अंतिम शताब्दियों में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, हम उस पर अपनी नज़र डालेंगे. लेट एंटिक्विटी इज द टर्म नाउ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर. बच्चों, जो लेट एंटिक्विटी वर्ड है, परवर्ती पुराकाल, उस शब्द का प्रयोग जो है वो रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन, इनसे संबंधित है और इनकी बड़ी बेहद ही दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए इस लेट एंटिक्विटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. और बच्चों, ये जो पुराकाल है, इसकी अवधि 4 to 7 सेंचुरी के बीच की है, जिसमें आप उसमें जो चेंजेस आए, जो डेवलपमेंट्स आए और जो उसकी डेक्लाइनिंग हुई, उस सभी चीज़ों का हिस्ट्री 4 to 7 सेंचुरी में इंक्लूड किया जाता है. द 4th सेंचुरी इटसेल्फ वाज वन ऑफ कंसिडरेबल फॉर्मेट फॉर बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमी. बच्चों, यहाँ तक कि अगर हम बात करें चौथी शताब्दी की, तो उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये शताब्दी इनके फर्मेंट से, इनकी पूरी हलचल से पूर्ण थी. इसमें काफ़ी सारी हलचलें हुई सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर. एट द कल्चरल लेवल द पीरियड्स ऑफ मोमेंटस डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस लाइफ. बच्चों, सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन आए थे, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. विद द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल लैंग्वेज. इसमें जो सम्राट था एक कॉन्स्टेंटाइन, उसके द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेना, ये एक नंबर एक जो था, ये कल्चरल या रिलीजियस लाइफ में जो चेंज आया वो था. नंबर 2, विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी. और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय का होना. बट देयर वर इक्वली इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. साथ ही राज्य के ढांचे में भी बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, विच वॉज बिगेन विद द एम्परर डायोक्लिशियन. डायोक्लिशियन के साथ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आए बेटा, एंड इट मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस. और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन 284 से 305 के बीच जो एम्परर रूल कर रहे थे डायोक्लिशियन, उसके साथ आता है. वो कैसे थे अब आप देखिएगा. ओवर एक्सपेंशन हैड लीड Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic and economic value. Little strategic and economic value. बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो सम्राट डायोक्लिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, और उनके अनेक प्रदेशों का स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक महत्व और इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है. ठीक है, तो डायोक्लिशियन ने क्या किया, डायोक्लिशियन आल्सो फोर्टिफाइड एट द फ्रंटियर. तो बच्चों, उसने क्या किया, पहले तो उनको अबेंडन कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया, त्याग दिया. जिनका सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था, उसने उन हिस्सों को छोड़ दिया और अपने साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया. ठीक है, और उसके बाद और क्या काम किया उसने, डायोक्लिशियन आल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स. उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, प्रांतों का पुनर्गठन किया, एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस. और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया. इसके अलावा क्या काम किया वो देखिए, ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स. अब उसने साथ ही साथ जो सेनापति थे सेना के, उनको अधिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी, स्वायत्ता प्रदान कर दी, वो डिसीजन ले सकते थे. हु नाउ बिकेम द मोर पावरफुल ग्रुप. अब इससे क्या हो गया कि जो सैन्य अधिकारी हुआ करते थे वो काफ़ी शक्तिशाली समूह के रूप में उभर करके सामने आए. ठीक, कॉन्स्टेंटाइन
बच्चों अभी हमने डायोक्लेशियन के बारे में जाना, अब कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं। कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ दिस चेंजेस एंड एडेड अदर ऑफ हिज ऑन। कॉन्स्टेंटाइन ने भी इन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को कंसोलिडेट किया, पुख्ता बनाया, और कुछ अपनी ओर से भी परिवर्तन किए। उसके उसके महत्वपूर्ण जो इनोवेशंस थे बेटा, वो था, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था, ये था आपका मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम में क्या चीज़ उसने चेंजेस किया वो देखते हैं। हिज चीफ इनोवेशन व इन द मॉनेटरी स्फीयर। उसके मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे। वेयर ही इंट्रोड्यूस अ न्यू डिनोमिनेशन, जहाँ उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। द सॉलिडस, उसने बेटा सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चला था जो 4.5 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। द सॉलिडस, अ कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड दैट वुड इन फैक्ट आउटलास्ट द रोमन एम्पायर। बच्चों ये जो रोमन सिक्का था, रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, ये था सॉलिडस। और बेटा सॉलिडी वर मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड द सर्कुलेशन रैन इन टू मिलियन। ये बड़े पैमाने पर ढाले गए और लाखों करोड़ों की संख्या में इसका चलन था। द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ अ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। बच्चों कॉन्स्टेंटाइन ने जो फर्स्ट जो इनोवेशन किया था वो था मॉनेटरी स्फीयर में सॉलिडस का को इंट्रोड्यूस करना, और सेकंड था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सेकंड कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल का स्टैब्लिशमेंट, उसका निर्माण, जो कि आज जहाँ टर्की है बेटा, टर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, जिसे पहले बाइजेंटाइन के कहा जाता था, इसके पास है। और बेटा ये जो प्लेस है कॉन्स्टेंटिनोपल, सराउंडेड ऑन द थ्री साइड्स बाय द सी, ये तीन ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ था। अब ये क्योंकि न्यू कैपिटल था तो डेफिनेटली देयर वाज रिक्वायर्ड अ न्यू सीनेट, वहाँ एक नए सीनेट की ज़रूरत थी, है ना। द 4th century वाज अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गवर्निंग क्लासेस। जब नए सीनेट की ज़रूरत थी तो ये समझ के चलिए कि 4th century में शासक वर्ग का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ होगा। एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी के कारण और पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण बड़ी तेज़ी से इकोनॉमिक चेंजेस आए, इकोनॉमिक ग्रोथ आया। एंड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल इस्टेब्लिशमेंट। और जो पुरातात्विक अभिलेख है इस बात को बतलाते हैं कि यहाँ पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन रूरल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ ग्रामीण उद्योग धंधों में भी काफ़ी विकास आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त पूंजी लगाई जाती थी, पर्याप्त मनी का यूज़ किया जाता था, और इस तरह से वहाँ पर नई तेल मिलें लगाई गई। ठीक है, ऑयल प्रेसेस को इंस्टॉल किया गया, ग्लास फैक्ट्रीज़ को इंस्टॉल किया गया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर जो स्क्रू प्रेसेस थी, पेंच, है ना, पेंच की प्रेसेस, उनको इस्टेब्लिश किया गया। मल्टीपल वाटर मिल्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। एंड इन द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, और इसके साथ साथ जो पूर्व के देश थे, ईस्टर्न कंट्रीज थी, उनके साथ में ट्रेड को कंडक्ट किया गया, और जिस तरह से व्यापार का पुनर्स्थान हो सका। ऑल ऑफ दिस कैरिड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी that was marked by new form of architecture and exaggerated sense of luxury। बच्चों इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा, ठीक है, और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होती है। अब इससे क्या फ़ायदा हो? अर्बन प्रॉस्पेरिटी के आने के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर जो आर्किटेक्चर था, स्थापत्य कला थी, उसका न्यू फॉर्म इमर्ज होता है। इसके अलावा जो भोग विलास की चीज़ें हैं, लग्जरी लाइफ जो है उससे रिलेटेड, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होती है। लोग बहुत भोग विलास के साधनों का उपयोग करने लगते हैं। द रूलिंग एलिट्स वर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल दैन एवर बिफोर। ये साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय जो शासन करने वाले एलिट्स थे, कुलीन थे, वो पहले से अधिक ज़्यादा धन संपन्न थी, और साथ ही साथ वो पावरफुल भी थे, काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे।
अगर हम इजिप्ट की बात करें, इन इजिप्ट hundreds of papyrus survive from this later centuries, and this shows a relatively affluent society where money was in extensive use. देखिए मिस्र में जो परावर्ती शताब्दियों के बाद जो पपाइरस के पौधों के पत्तों पर लिखे हुए कुछ सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जो तत्कालीन समाज था उस समय का, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा खुशहाल था। रिलेटिवली एफ्लुएंट सोसाइटी वेयर मनी वाज एन एक्सटेंसिव यूज़, और जहाँ पर मुद्रा का व्यापक इस्तेमाल होता था। एंड रूरल एस्टेट्स जनरेटेड वास्ट इनकम इन गोल्ड, और ये भी पता चलता है कि जो ग्रामीण संपदाएं थी रूरल एस्टेट्स से, और वहाँ से जो संपत्ति का जनरेट होती थी, वो भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ मिलता था, सोने के लाभ के रूप में वो कमाते थे। तो इस तरह से हम उनकी वेल्थियर पोजीशन सिचुएशन को समझ सकते हैं। इजिप्ट का के कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो बेटा जो 6th सेंचुरी था, 6th सेंचुरी में जस्टिनियन एक जो रूलर था, उस जस्टिनियन रूलर ने, ठीक है 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जस्टिनियन के शासनकाल में जो अकेला मिस्र था ना इजिप्ट, उससे हर साल लगभग 25 लाख सॉलिडस जो थे उसकी धनराशि टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम एशिया में बड़े बड़े जो ग्रामीण इलाके रहे होंगे वो 5th और 6th सेंचुरी के आसपास वो काफ़ी डेवलप्ड रहे होंगे, और काफ़ी वो डेंसली पॉपुलेटेड भी रहे होंगे, काफ़ी घने बसे हुए रहे होंगे। और इसी तरह से वी कैन अंडरस्टैंड द सोशल बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी शुड सेट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। हम सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझ सकते हैं कि वहाँ की अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन जो रहे होंगे वो किस तरह से हुए होंगे। तो ये अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन किया, दैट वाज रिलेटेड टू दी चेंजेस इन कल्चरल लाइफ एज वेल एज इन इकोनॉमिक लाइफ। हमने देखा कि किस तरह से डायक्लोशियन ने अपने एम्पायर को छोटा कर लिया। उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर है और कई इसमें जो है उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, चाहे वो हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा उसने काफ़ी सारे चेंजेस भी अपने उस एम्पायर में किए थे। इसके बाद में कॉन्स्टेंटाइन आया जिसने 2 इनोवेशन किया। एक तो मॉनेटरी स्फीयर में किया था जिन्होंने सॉलिडस को इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा था सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से वहाँ की आर्किटेक्चर काफ़ी रिच थी, वहाँ लग्जरी लाइफ को प्रमोट किया जाता था, वहाँ मॉनेटरी स्टेबिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आया था, और हमें पता चलता है कि वहाँ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा जो ट्रेड कंडक्ट हो रहे थे उसमें काफ़ी मनी का यूटिलाइज़ किया जा रहा था, या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनके ट्रेड में किया जाता था। वहाँ ऑयल प्रेसेस को स्टेब्लिश किया गया, ग्लास फैक्ट्रीज़ को स्टेब्लिश किया गया, वाटर मिल्स को स्टेब्लिश किया गया, स्क्रू प्रेसेस को स्टेब्लिश किया गया, एज वेल एज दे स्टार्टेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट। सो हमने देखा कि किस तरह से चेंजेस उस समय आ चुके थे। नाउ वी विल सी अबाउट दी ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर। अब हम धार्मिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलिथिस्ट। बच्चों, यूनान और रोमवासी की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति वो बहुदेववादी थी। पॉलिथिस्ट यानी जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती हो। दैट इज इट इन्वॉल्व अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्ट्स that include both Roman and Italian gods like Jupiter, Juno, Minerva and Mars, as well as the numerous Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples, shrines and sanctuaries throughout the empire. बच्चों, ये लोग जो थे यहाँ के वो अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास करने वाले लोग थे और रखते भी थे। और जुपिटर, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों, यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बेटा यहाँ पर जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, ये इनको आपको याद रखना है, ठीक। जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, देवालय तक बना रखे थे। और ये बहुदेववादी संस्कृति या स्वयं
को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, ठीक है, ये अपने आप को किसी एक नाम से नहीं बुलाते थे। पॉलिथिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ, ये अपने आप को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, याद रखना है इस बात को, ठीक। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वाज जुडाइज्म। बेटा रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अन्य धर्म था, वो था यहूदी धर्म, जुडाइज्म। एंड लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म या विविधताहीन नहीं था, बट द जुडाइज्म वाज नॉट अ मोनोलिथ either, and there was a great deal of diversity within the Jewish communities of late antiquity। बच्चों ये जो यहूदी धर्म था वो मोनोलिथ पर यानी विविधता ही नहीं था, अर्थात ये जो हम बात करें एंटिक्विटी की तो परवर्तीपुरा काल में जो यहूदी धर्म था उसमें अनेक विविधताएं मौजूद थी, ठीक। साथ ही हम अगर बात करें द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th and 5th centuries was a gradual and complex process। चौथी और 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक बड़ी क्रमिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ, जहां बहुदेववाद पॉलिथिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट, जहां पर ईसाईकरण के आ जाने से पॉलिथिज्म यानी बहुदेववाद जो था अचानक से उन पश्चिमी प्रांतों से, स्पेशली इन वेस्टर्न प्रोविंसेस से अचानक से वो गायब नहीं हुआ, डिसअपियर नहीं हुआ, एक ही रात में गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सका। वेयर द क्रिश्चियन बिशप्स वेज अ रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ जो थे बहुदेववादी और अलग अलग मतों को मानने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का वो लगातार विरोध करते रहे थे, ठीक है। दे कंडेम्ड मोर देन क्रिश्चियन लैटी मतलब बच्चों लेटी का मतलब होता है ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, ओके, एज अपोज टू द प्रिस्ट और क्लर्जी who have official position within the community। So on that basis we can understand the Christianity, the motto of Christianity, they wanted to abolish the polytheist practices in their region, ठीक है। अपने उस रीजन में वो क्रिश्चियनिटी को ही इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, पॉलिथिस्ट प्रैक्टिसेस को, वो बहुदेववादी की जो परंपराएं चल रही थी उसको बुरी तरह से वो खत्म कर देना चाहते थे, ठीक। एंड द पावरफुल बिशप हु नाउ लीड द चर्च। बच्चों एक बात है यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो 4th सेंचुरी थी उस समय भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय के लोग आपस में मिल करके भी रहते थे, और भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में सीमाएं जो थी वो इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चल करके हो गई थी। वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसको समझना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पावरफुल बिशप्स who now lead the church to rein in their followers and enforce to more rigid set of beliefs and practices। इसका कारण ये था कि आगे चलकर जो ऐसे शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हो सका, जिन्होंने अपने अनुयायियों को बड़ी कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। बच्चों जब कोई भी व्यक्ति, किसी एक विशेष धर्म का व्यक्ति जब अपने फॉलोअर्स को यह कहा है कि हमें अपने धर्मों के धार्मिक रीति रिवाज या विश्वासों का बड़ी कड़ाई से पालन करना है, तो वो फिर एक कुरूपता को धारण कर लेता है। तो यही स्थिति उस समय रोमन एम्पायर में देखने को मिल रही थी, जो 4th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट होती है। The general prosperity was especially marked in the East, where population was still expanding till the 6th century। जनता में आम खुशहाली विशेष तौर पर अगर हम बात करें पूर्वी भागों में अधिक फैली हुई थी। वहाँ के लोग काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, वहाँ की खुशहाली, उनकी धन समृद्धि संपदा वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और वहाँ की आबादी जो 6ठी सदी के मुख्य भाग तक थी वो बढ़ती रही थी, ठीक है। हालांकि डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेग विद अफेक्टेड द मेडिटेरेनियन इन 540s। बच्चों वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण लगभग 540 के दशक में 540 के डिकेड में लगभग संपूर्ण जो मेडिटेरेनियन जो रीजन था, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो था वो प्रभावित हो गया था। इन द वेस्ट, अभी हमने बात किया ईस्ट की। इन द वेस्ट बाय कॉन्ट्रास्ट द एम्पायर फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकली एज जर्मनी ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ
okay, took over all the major provinces and established kingdom that are best described as post roman. इसके विपरीत जो हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम साम्राज्य की, उसमें जो साम्राज्य था वो राजनैतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था। एम्पायर फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकली, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि नॉर्थ से आने वाले जो जर्मन मूल के समूह थे बेटा, उसमें से स्पेशली गोथ्स, वंडाल और रोमान लोम्बार्ड, इन्होंने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने यहाँ पर उन्होंने अपने राज्य को भी स्थापित कर लिया था, जिसे क्या कहा गया, पोस्ट रोमन या रोमोत्तर राज्य कहा जाने लगा। इन्होंने रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े हिस्सों में कब्जा कर लिया था। मैंने आपको इसके पहले के सेशन में बता चुका हूँ गोथ, वंडाल्स और लोम्बार्ड के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट of this were that the Visigoth in Spain destroyed the Arabs between 711 and 720, that of the Franks in Gaul and that of the Lombards in Italy। बच्चों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में बतला रहा है कि स्पेन में विसिगोथों का राज्य हो गया, गॉल में फ्रैंक ने अपने राज्य को स्टैब्लिश कर लिया और इटली में लोम्बार्डों का राज्य स्थापित हो गया था। These kingdoms foreshadowed the beginnings of the different kinds of world that is usually called medieval। ये राज्य जो थे एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर हम मध्यकालीन कहते हैं उससे संबंधित थे। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन द ईस्ट where the empire remained united and the reign of Justinian is the high water mark of prosperity and imperial ambition। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त रूप से बना हुआ था, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। ठीक इसी समय की हम बात कर रहे हैं। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वैंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया जस्टिनियन ने। ठीक है, Justinian recaptured the Africa from Vandals but his recovery of Italy left out the countryside devastated and paved the way for the Lombard invasion। इन्होंने उसे वापस ले लिया, इससे देश जो था तहस नहस हो गया। ठीक है, अभी आगे देखिएगा कि इनको वापस लेने के बाद इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई। बच्चों, जब तक ये रोमन साम्राज्य के शासक अपना साम्राज्य वापस लेते, काफ़ी सारी स्थितियां हाथ से निकल चुकी थी और लोम्बार्ड के लिए अब जो था वो रास्ता वहाँ खुल चुका था, वो किसी भी तरह से वो वहाँ अटैक कर सकते थे। 7वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग के आते आते ये कह रहा है कि रोम और ईरान इनके बीच में जो है युद्ध छिड़ चुका था। ससानीज who had ruled Iran since the 3rd century launched a wholesale invasion of all the major eastern provinces। ससानी शासकों ने मिस्र सहित, इजिप्ट के सहित जो जितने भी विशाल प्रांत थे पूर्व ईस्टर्न पार्ट में पड़ते थे, उन सब पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, एंड व्हेन Byzantium as a Roman empire was now increasingly known recovered these provinces in the 620s। बच्चों, जो बाइजेंटियम था उसने 620 के डिकेड में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद क्या हुआ कि साउथ ईस्ट से एक बहुत ही जोरदार और फाइनल जो है धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। कौन? रोमन एम्पायर या रोमन एम्परर। When Byzantium as a Roman empire was now increasingly known, recovered these provinces in 620s, and it was just a few years away, literally from the final major blow which came this time from the southeast। जो साउथ ईस्ट से एक जोरदार धक्का लगा, उसके बाद फिर वो अपने इस धक्के को सहन नहीं कर सका और अंततः वो टूट गया। The expansion of Islam from its beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world। बच्चों,
अरब प्रदेश से शुरू होने वाला जो इस्लाम का विस्तार था वो प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। By 640, barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, large part of both the Eastern Roman and Sasanian Empire had fallen to the Arabs in the series of stunning confrontations. बच्चों 642 तक जब पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, ये बेटा आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको बतलाने वाला हूँ, दिस सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में। तब आपको पता चलेगा कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे। उनकी डेथ 632 में हो चुकी थी। तो उनके मुश्किलों से उनके 10 साल की मृत्यु से के बाद जो पूर्वी रोमन, ईस्टर्न रोमन था और ससानीज, दोनों के बड़े बड़े राज्य जो थे, बड़े बड़े भाग, वो भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए और अरब इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। किंतु हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये उभरता हुआ जो इस्लामी राज्य की जो जीते हैं, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक फैल गई। सिर्फ एक शताब्दी में इतना बड़ा एरिया को उन्होंने कवर किया। अरब जनजातियों को ही पराजित करने में लगी हुई थी। ये सब जो थी अरब, ये जहाँ ट्राइब्स आए हुए थे ना, हमने जो देखा जर्मनिक ट्राइब्स, उनको पराजित करने से हो गई थी। ठीक, अरब से शुरू होकर ये जीतें जो है सीरिया के रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंच गई, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गईं। जैसा कि हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली जो अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हो सका था। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आज हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट सेशन था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।